आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 9 अधिगम के लिए आकलन, इसमें हम टाइप्स ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि टाइप्स ऑफ डेविएशन क्या है, कितने टाइप्स के डेविएशन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में यूनिट आपका 7 और 8, जिसमें 7 में आपका मेन टॉपिक है डेविएशन। तो हम लोगों ने डेविएशन के कंसेप्ट को समझा है आपको नोट्स के माध्यम से या जूम ऐप क्लास के माध्यम से। तो यहाँ पे जनरली अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ डेविएशन कि टाइप्स ऑफ डेविएशन कितने प्रकार के विचलन होते हैं। तो उससे पहले हम सिलेबस में से और एक जो आपका अगला यूनिट है 8, जिसमें हमको परसेंटाइल के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो डेविएशन का जब हम बात करते हैं तो जनरली आप जैसे एक डिफिनेशन है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार कि जैसे जिस सीमा तक प्राप्तांकों में औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है या जिस सीमा तक वह फैल सके, ये क्रो एंड क्रो का अनुसार। या फिर और एक बोरिंग के अनुसार डिफिनेशन आप कर सकते हैं कि एक ग्रुप के जो भी स्कोर होते हैं उनका मीडियन से कितनी दूर कम या अधिक है उसे विचलन मान या डेविएशन हम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डेविएशन। जनरली जैसे किसी ग्रुप को जब हम लेते हैं तो उसका मीडियन से उसका डिस्टेंस कितना कम है या कितना अधिक है, तो उसको हम डिफिनेशन में कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड डेविएशन। अब जनरली हम जो टाइप्स ऑफ डेविएशन का जब बात आती है तो टाइप्स ऑफ डेविएशन में जनरली 4 टाइप्स हम लोग जानते हैं डेविएशन का। नंबर फर्स्ट प्रसार क्षेत्र, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। सेकंड चतुर्थांश विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड मीन डेविएशन, मध्यमान विचलन। और फोर्थ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाणिक विचलन। तो विचलन के जो प्रकार हुए उसको हम 4 भाग में बांटते हैं। एक तो रेंज, दूसरा आपका चतुर्थांश विचलन, तीसरा मध्यमान विचलन, चौथा आपका प्रमाणिक विचलन। प्रसार को रेंज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोग रेंज को समझेंगे कि रेंज क्या होता है। प्रसार क्षेत्र, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रसार क्षेत्र। तो आप कोई भी मिक्स्ड डाटा ले लें, कोई भी अगर कि मिक्स्ड डाटा हमारे पास है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं डाटा 80, 45, 65, 35, 40, 45, 75, 68, 58, 30। ये क्या है? एक मिक्स्ड डाटा है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों मिक्स्ड किया हुआ है। तो इसको जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। मिक्स्ड डाटा को, जो भी डाटा हमारे पास रहेगा उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो हमारे पास डाटा आएगा उसका हाईएस्ट स्कोर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर, उच्चतम अंक और निम्नतम अंक, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देते हैं। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, या प्रसार क्षेत्र इक्वल टू उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक।
तो इसको जब हम आपस में घटाएंगे तो हमारा रेंज निकलेगा। तो जैसे इसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट स्कोर मेरा 80 है, हाईएस्ट स्कोर 80 है और जो लोएस्ट स्कोर है वो 30 है। तो जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका 50 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग रेंज हमको निकालना है। कोई भी हमारे पास डाटा है वो मिक्स्ड डाटा है, ये चीज़ हमको एक चीज़ केयर करके देखना है कि जो हम डाटा निकाल रहे हैं रेंज जिस डाटा का, वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या मिक्स्ड डाटा है। और जनरली जब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट भी जब स्मॉल डाटा होता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेंज, लेकिन जब आपके पास डाटा बिग मतलब बहुत अधिक डाटा हो जाएगा तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर चूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और लिखने के बाद जो मेरा हाईएस्ट स्कोर होता है उस हाईएस्ट स्कोर को लिखते हैं, उसके बाद लोएस्ट स्कोर लिखेंगे, उसके बाद रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा रेंज निकल जाएगा। तो रेंज आ जाएगा 80 - 50 इक्वल टू 30। चूँकि ये स्मॉल डाटा था, जब हम अगर कि बिग डाटा में जाएंगे, जब हम और बिग डाटा निकालते हैं तो थोड़ा सा हमको उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने में हमको जब कर लेते हैं डाटा को तो दिक्कत नहीं होगा। और अगला जो आपका डेविएशन है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। तो जनरली क्वार्टाइल डेविएशन को, चतुर्थांश विचलन को आप समझिएगा, अगर कि हम Q = 100 मान लेते हैं तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट 25, 50, 75 और 100 मतलब Q = 100% हम टोटल मानते हैं तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 4 भाग में जब हम डिवाइड कर लेते हैं और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राप्तांक आवृत्ति वितरण जो होगा, चाहे आप इसको कह सकते हैं जो क्वार्टाइल डेविएशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम 25, 50, 75 उसके बाद 100। तो इस तरह से जब हम डिवाइड कर लेते हैं 25 के इक्वल पार्ट्स में, जब डिवाइड कर लेते हैं तो वहाँ पे Q1, Q2, Q = Q1, Q2, Q3, Q4, दैट इज Q1 = 25%, Q2 = 50, Q3 = आपका 75 और Q4 = 100। तो ये जो आपका डेविएशन हम क्वार्टाइल डेविएशन को आपस में इक्वल हम पार्ट में बांट लिए। जैसे कोई भी एक लाइन है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक लाइन है और उस लाइन को हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए और उसका वैल्यू 25 इक्वल कर दिए, तो वो दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कह सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। इसका हमको फार्मूला निकालना है कि क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा कैसे। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए बेसिकली आपको 3 फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको बेसिकली 3 फार्मूला यूज करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट जो फार्मूला है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और चूँकि जूम ऐप या फिर आपको नोट्स के माध्यम से अवेलेबल कराया गया है, इसके बाद भी अगर कि आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप फिर से आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले Q = क्वार्टाइल डेविएशन = Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 हम कर सकते हैं। Q = Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अब हियर Q1 क्या है, Q क्या है और Q3 क्या है। तो सबसे पहले Q1 क्वार्टाइल डेविएशन सबसे पहले Q हम देखेंगे। Q क्या है मेरा, तो चतुर्थांश विचलन जिसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल या जिसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और Q1 प्रथम चतुर्थांश जिसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ जाइएगा, आप
अगर कि क्वार्टाइल डेविएशन के रेंज में जब उसको बांट रहे हैं तो उसको आप कह सकते हैं Q1 इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल, Q3 इक्वल टू आपका थर्ड क्वार्टाइल और Q4 इक्वल टू फोर्थ क्वार्टाइल। तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल में बट गया। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, Q निकालने के लिए जो बेसिकली फार्मूला है Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमको अगर कि Q3 और Q1 का वैल्यू दिया रहेगा तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि Q3 आपका है 70, Q1 है 60, तो 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका हो गया 10 को 2 से डिवाइड करिए, आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया 5। उसी तरह से आपका अगर कि जब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है तो आपको आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कि Q3 और Q1 मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का अगर कि वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब जब वहाँ पे आप निकालेंगे तब आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जिसका फार्मूला भी हम आपको बता रहे हैं कि Q1 और Q3 कैसे निकलेगा। तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल एंड सेकेंड क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का जो फार्मूला है आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का जो फार्मूला है Q1 इक्वल टू L प्लस स्मॉल ब्रैकेट N/4 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्मॉल ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई FQ इंटू CI क्लास इंटरवल। अब ये Q1 निकालने का फार्मूला है। Q1 निकालने का फार्मूला है L प्लस स्मॉल ब्रैकेट N/4 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डिवाइडेड बाई FQ इंटू CI। अब यहाँ पे अगर कि सबका वैल्यू दिया हुआ है तो Q1 निकालने में दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से आगे जब आएंगे तो आपको जो Q3 का वैल्यू निकालना है सेम उसी तरह से Q3 का भी वैल्यू निकलेगा L प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3N/4 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई FQ इंटू CI। ये हो गया Q1 और Q3 निकालने का फार्मूला। ये Q1 और Q3 निकालने का फार्मूला। अगर कि वही चीज़ हमको अगर कि Q2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, L प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2N/4 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई FQ इंटू CI। कहने का मतलब कि जो एक आप फार्मूला याद कर लीजिए, एक फार्मूला जब आप याद कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक फार्मूला से ही सारा फार्मूला Q1, Q2, Q3, Q4 का निकल जाएगा। अब ये फार्मूला हम कैसे याद करेंगे, तो अगर कि ये फार्मूला याद करने के लिए सबसे पहले तो Q1 का फार्मूला हम याद करते हैं। Q1 इक्वल टू क्या होगा, L प्लस स्मॉल ब्रैकेट N/4 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई FQ इंटू CI। अब यहाँ पे जो N का जो वैल्यू है, N को हमको डिफरेंट टाइप्स रखना है। Q2 के जगह पे 2N रखना है, Q3 के जगह पे 3N रखना है, और आपका Q4 के जगह पे आप अगर कि 4 रख देंगे तो डायरेक्ट आपका 4 कट जाएगा, तो वहाँ पे Q4 इक्वल टू आ जाएगा। आप देखेंगे कि Q4 का वैल्यू क्या आएगा। अगर कि Q4 इक्वल टू L प्लस 4N डिवाइडेड बाई 4 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई FQ इंटू CI। तो यहाँ पे जब 4 कट जाएगा तो आप Q4 इक्वल टू आप कर सकते हैं 3 प्लस N माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू CI डिवाइडेड बाई FQ। तो एक फार्मूला जब आप याद कर लेंगे तो आपका Q1 का याद हो जाएगा, तो Q2, Q3 और Q4 का भी निकल जाएगा। तो ये अब इसमें हमको टर्म्स को समझना है।
इसमें हमको टर्म्स को समझना है कि एल क्या है, एन क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, सी आई क्या है, एफ क्यू क्या है। तो सबसे पहले एक को आप समझ लीजिएगा Q1। पहले हम Q1 को करते हैं। तो Q1 इक्वल टू एल प्लस स्मॉल ब्रैकेट n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लोज ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एफ क्यू इंटू सी आई। इसको एक तरीका से और हम कर सकते हैं, जैसे आप लोग को थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं Q1 इक्वल टू एल प्लस n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ क्यू इंटू सी आई। n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ क्यू इंटू सी आई। तो ये मेरा Q1 निकल गया। अब यहाँ पे अगर कि हम n का वैल्यू चेंज करेंगे, n के जगह पे अगर कि हम 2 रख रहे हैं तो n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ क्यू इंटू सी आई, 3n/4 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ क्यू इंटू सी आई प्लस एल ऐड कर देंगे। तो एक फार्मूला हम इसमें आपको बेसिकली बना दे रहे हैं, उस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं। Q1 इक्वल टू आप Q1 इक्वल टू एल प्लस n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ क्यू इंटू सी आई। अब n के जगह पे आप अगर कि आप रखेंगे 2 रखेंगे तो n/2 कम्युलेटिव एल प्लस n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ क्यू डिवाइडेड बाई एफ क्यू इंटू सी आई। उसी तरह से आपका Q3 निकलेगा, उसी तरह से Q4 निकलेगा। तो अब हम इसमें टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे पहले Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। उसी तरह से L जो इसमें है उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें Q1 या Q3 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ दैट ग्रुप इन विच Q1 या Q3। उसके बाद n/4 कुल आवृत्तियों का 25% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, 3n/4 कुल आवृत्तियों का 75% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से 50% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, 100% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये n आपका चेंज होते रहेगा, डिफरेंट आपको जैसे n का करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से एफ क्यू आपका हो जाएगा चतुर्थांश वाले वर्गांतर की आवृत्ति, जैसे फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंटरवल कॉन्टेंटिंग इन द क्वार्टाइल। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इंटरवल का होगा, जो उसमें कांटेंट करेगा, उसको क्वार्टाइल के हम रूप में एफ क्यू करते हैं। उसी तरह से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चतुर्थांश वाले वर्गांतर के नीचे की जो संचयी आवृत्ति होगा, नीचे का जो संचयी आवृत्ति होगा उसको हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो, जो हम नीचे से काउंट करते हैं। उसी तरह से आपका जो सी आई होगा, जिसको हम वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल कहते हैं, सी आई इक्वल टू क्लास इंटरवल, वो आपको दिया रहेगा। उसी तरह से एन क्या है? एन प्राप्तांकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्कोर। अब यहाँ पे हम यहाँ तक तो फार्मूला में हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा, और फिर भी अगर कि दिक्कत हुआ होगा तो आप बेशक संपर्क कर सकते हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसमें अब हम अगला जो पॉइंट कर रहे हैं, वर्गीकृत प्राप्तांकों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात कर। जैसे कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अनग्रुप डाटा। हमको अनग्रुप क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, किसका? अनग्रुप डाटा का। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मैंने जो गणना करना है उसको अनग्रुप डाटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जैसे क्यू, ये तो आप जान रहे हैं कि इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कीजिएगा कि Q3 इक्वल टू n+1/4 और
Q2 इक्वल टू 3 इंटू n+1/4, ये एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जैसे हमको एक एग्जाम्पल्स दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक एग्जाम्पल्स के रूप में हम कर रहे हैं। जैसे आप लोग को क्लास में हम सेम यही एग्जाम्पल दिए थे कि हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिक्स डाटा दिया हुआ है, स्कोर जो मेरा है वो मिक्स डाटा है। क्या है? 6, 26, 24, 7, 10, 15, 32, 30, 20, 16, 5, 8 और 28। ये मेरा एक डाटा दिया हुआ है, ये मेरा एक डाटा दिया हुआ है। ये जो डाटा है वो आपका मिक्स डाटा है। तो इसको तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप लिखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32। अब इसमें जब आप Q1 निकालने जाएंगे, Q1 इक्वल टू क्या फार्मूला है? n+1/4। तो इसको काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है? 1, 2, 3, 4, 13 है। 13 + 1/4, 13 + 1/4 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3.5 या Q1 इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। उसी तरह से जब आप Q2 निकालेंगे तो Q2 निकालने के लिए क्या फार्मूला है? Q2 निकालने के लिए आपका जो फार्मूला है 3n+1 डिवाइडेड बाई 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे आप 3/4 इंटू 14, तो लगभग आपका Q2 का जो वैल्यू आएगा 16 आएगा। उसी तरह से हम Q3 निकाल लेंगे। Q3 निकालने का क्या फार्मूला है? Q3 हम उसी तरह से निकाल लेंगे 3/4 इंटू n+1/4। तो Q3 का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक हम जो मेन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रहे हैं उसको आप समझिएगा। एक डाटा दिया हुआ है, ये तो आपको नोट्स में समझाया गया है। इसमें आप अगर कोई दिक्कत होगा इसके बाद फिर आप समझिएगा इसको हम कैसे लॉन्ग प्रोसेस में कैसे फाइंड करेंगे। जैसे Q1 जब हमारे पास है, Q1 इक्वल टू L+ n/4 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई FQ इंटू CI। उसी तरह Q3 का जब हम L+3n/4 इंटू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू FQ इंटू CI जब यहाँ पे करेंगे तो ये Q1 और Q3 का ये नोट्स में आपको बताया गया है कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके बाद हमको कैसे सेटअप करना है। इसमें कोई अगर की दिक्कत होगा तो एक बार आप पूछ सकते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। जो आपका CUMFB है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, जैसे आप ऊपर से आएंगे तो जैसे फ्रीक्वेंसी मेरा दिया हुआ है 2, 5, 7, 12, 15, 9, 6, 5, 2, 1। तो नीचे से हम देखते हैं तो इसका सबसे नीचे में जो पॉइंट है वो 1 है। नीचे में पॉइंट क्या है? 1 है। तो वहाँ पे जब हम 1 देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल थोड़ा सा आप लोग अगर कि ब्लैक बोर्ड पे सेटअप हो जाएंगे तो देखते हैं अगर कि संभव हो पाएगा तो हम ब्लैक बोर्ड पे करना चाह रहे हैं। अगर कि संभव हो पाए तो
देखिए आपको अगर समझ में आए तो। हाँ, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत किया जाए। एक जो देखो, शायद आवाज़ नहीं आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वन, टू, 6, 7 n equal to n equal to 60। देख रहे हैं, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अब इसका जो हम फ्रीक्वेंसी जो लेंगे वो बिलो फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से हम इसका यहाँ से लेंगे 7। तो जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 7 में 6 ऐड कर देंगे 13 में जबकि हम 2 ऐड कर दिए तो 15 और 15 में 1 ऐड कर दिए तो 16। ये दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, शायद जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे आप देख लेंगे। हम इसको राउंड कर दे रहे हैं। और जस्ट अपोजिट आ रहा है।